नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली की प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 9-10 सितंबर को होने वाले G20 समिट के मद्देनजर राजधानी सज धज कर पूरी तरह तैयार है। पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विदेशी नेताओं का स्वागत भी जारी है। उधर पूरी दुनिया की नजर इस सम्मेलन पर टिकी हुई है। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की शुरुआत हुई, जिसके बाद से 20 देशों का समूह इकट्ठा होकर दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कल से शुरू होने वाले G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए अगले 2 दिन के सार्थक चर्चा होने की आशा जाहिर की है। 20 देशों के विश्व विजेताओं की बैठक से भारत को क्या होगा फायदा और G20 में भारत किन मुद्दों पर देगा जोर, इसके अलावा कई और सवाल हैं, जानेंगे खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले अभी की तैयारियां क्या कुछ हैं, भारत मंडपम के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं और दिल्ली किस तरह से सज धज कर तैयार है, सिक्योरिटी के किस तरह से पुख्ता इंतजाम है, इन तमाम सवालों की जवाब जानने के लिए रुख करेंगे अपने साथी शैलेंद्र वांगू का, जो कि इस वक्त पूरी डिटेल के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ खास तैयारियां और कितने विदेशी मेहमान अब तक आ चुके हैं और अभी किसका इंतजार हो रहा है। देखिए सना, यहाँ पर दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारत मंडपम, वो बिल्डिंग जहां पर अगले 2 दिनों तक वर्ल्ड लीडर्स एकजुट होंगे और G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे भारत की अध्यक्षता में। आप देख पा रही होंगी अभी ये पूरा भारत मंडपम जो है जगमगा रहा है लाइटों से, अलग अलग रंग बिरंगी रोशनियों से, लेजर लाइट से, और नीचे क्योंकि यहाँ से विजिबिलिटी में आपको नटराज की मूर्ति नहीं दिखने होगी, लेकिन ये जो खूबसूरत नजारा है ये अपने आप में अलग ही समा बांध रहा है इस वक्त दिल्ली में, जो रात का खासा सा माहौल है। अगर हम बात करें वो लीडर्स की, तो अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, प्रेसिडेंट बाइडेन, और वो कुछ देर पहले पहुंचे हैं LKM यानी प्रधानमंत्री के निवास पर द्विपक्षीय मुलाकात के लिए। तो ये बहुत बड़ी और पहली मुलाकात है इस G20 सम्मेलन की शुरुआत जिससे हो रही है, जब प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात चल रही है इस वक्त LKM में। और जाहिर तौर पर इसके बाद स्टेटमेंट जब सामने आएगा तो क्लियर होगा कि किन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ये एक अहम मुलाकात इसलिए भी है क्योंकि इसमें दोनों देशों के जो संबंध हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उस पर विस्तार से चर्चा होगी, रीजनल इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे, और आतंकवाद का ऐसा मुद्दा है जो लगातार भारत और अमेरिका जिसको लेकर सहयोग करते रहे हैं, एंटी टेररिज्म को लेकर, और बार बार कन्वे किया जाता है उन देशों को, उन पड़ोसी देशों को जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें G20 की, तो कल सुबह से शुरुआत होगी इस सम्मेलन की, जिसमें दुनिया के तमाम बड़ी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, जो 20 देशों की बड़ी इकोनॉमीज की जो लीडर्स हैं, यहां एकजुट होंगे, जिसमें रूस और चीन शामिल नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में रहेंगे। और 3 सेशंस होंगे जिनको प्रधानमंत्री मोदी चेयर करेंगे, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के नाम से ये 3 सेशंस होंगे। कल 2 होंगे और परसों 1 होगा। ये एक बड़ा सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत कल होने जा रही है। दूसरी अहम बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी इन 3 दिनों के अंदर, यानी कि आज, कल और परसों, 15 बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। बैक टू बैक उनकी बैठकें होंगी वो लीडर्स के साथ में। आज 3 है, मॉरिशस, बांग्लादेश की हो चुकी है, अमेरिका के साथ चल रही है, और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी बायलैटरल इश्यूज को लेकर। लेकिन वही साथ ही साथ ये ऐसा मौका है जहां भारत ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया है, और पूरा सभी देश जो G20 के हैं वो भारत के इस लीडरशिप का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो समिट है ये कामयाब होगा। बिल्कुल, तो समिट के कामयाब होने की आशाएं की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, इस हवाले से उन्होंने बात कही है कि सार्थक चर्चा की आशा रखता हूं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। संक्षेप में पूरी तैयारियां और बातों किन पर जोर रहने वाला है भारत का, और वैश्विक जो बातचीत होगी, विश्व की तमाम नेताओं के साथ जो मंथन होगा, उस को इंडिकेट करने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस G20 समिट के आयोजन के हवाले से चर्चा करने के लिए। खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम, आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एसपी वैद साहब को आप देख पा रहे हैं। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। प्रोफेसर अजिताब साहब हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, न्यूज 18 जेकेएलएच को टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर रंजन कुमार साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप, इंटरनेशनल स्टडीज JNU में। आपका
शुक्रिया राजन कुमार, माफ कीजिएगा, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही डॉक्टर राजन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। G20 में भारत किन मुद्दों पर जोर देने वाला है, इसे आप किस तरीके से समझाएंगे? ये जो G20 की मीटिंग हो रही है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1983 का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसका जो समिट हुआ था उसके बाद ये उस ढंग का पहला बिग इवेंट हो रहा है, तो उस दृष्टिकोण से ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा कि ये समिट उस समय हो रहा है जबकि आप जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और जो G20 के मेंबर्स हैं वो अभी के टाइम पे डिवाइडेड हैं। उसमें रूस और चीन एक तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और बाकी कई देश हैं पश्चिमी देश जो कि उनका एक अपना ग्रुप है, और बाकी कुछ देश हैं जिनका कि कोई ग्रुप नहीं है, वो दोनों तरफ निगोशिएट और मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी मुझे लगता है कि भारत की कोशिश यही है कि जो सारे देश हैं जिसमें कि 3 प्रमुख मतों की जो मैंने बात की, तो उसमें कैसे एक तरह से उसको एक पूल बनाने की कोशिश करें, दोनों को करीब लाने की कोशिश करें। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर उससे बातचीत करवा पाए शांति से, और अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन की हालांकि संभावना बताई नहीं जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसमें बातचीत भी होती है तो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा। लेकिन जो चूंकि आप ये जाने कि G20 जो समिट हो रहा है और G20 के जो मुद्दे जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो आर्थिक और फिनेंशियल मुद्दे होते हैं, तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होगी, क्लाइमेट चेंज पे बात होगी, ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन जो होता है उस पर बात होगी, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी। भारत अपना ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में किस ढंग से प्रोग्रेस किया है, और भारत अभी सेलिब्रेशन मोड में है कि अभी जो भी इसके अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी को लेके या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, उसको वो इन देशों के सामने रखने की कोशिश करेगा। और भारत एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के लिए अभी जाना जा रहा है। भारत की आर्थिक गति काफी तेज है दूसरे देशों की तुलना में। इन सारी चीजों को एक पैकेज के रूप में भारत इन सारे राष्ट्राध्यक्षों के पास वो रखने की कोशिश करेगा, और ये बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम इस ढंग से अभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे पास मुद्दे खत्म हो गए, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, दूसरे भी मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज हैं, लेकिन अभी का जो मूड है वो कंट्री का वो सेलिब्रेशन का मूड है, इसलिए मैं एस्पिरेशनल बातें ज्यादा कर रहा हूँ। बिल्कुल, एस्पिरेशनल बातें आप कह रहे हैं कि ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि सेलिब्रेशन मोड है, पूरा विश्व जो है भारत में इकट्ठा हो रहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि खुशी का मौका है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए और सेलिब्रेशन इसका हो रहा है। प्रोफेसर अजिताभ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि भारत की विदेश नीति जो है वो समावेशी हम ये जानते हैं। ऐसे में विदेश नीति के हवाले से आप इस G20 की बैठक को, इस सम्मेलन को किस तरह महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां हम एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन को हम साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो जो मुद्दे हैं, चाहे वो जैसा डॉक्टर राजन ने बताया कि भाई यूक्रेन का मुद्दा है, या और भी जो एनर्जी क्राइसिस है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विश्व के समझ मुंह बाए खड़ा है जी। और अगर इन चीजों पे सॉल्यूशन नहीं किया गया तो विश्व आगे और ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इसलिए भारत की जो पहल है और सबको साथ लेके चलने की भारत की जो पहल है, भारत ने हमेशा कह रहा है कि भाई वन अर्थ की बात कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जो इस तरह की बात करता है, हर अपने को सोचने में अपनी के सिमट के रह गया है। भारत पूरे विश्व के कल्याण की बात कर रहा है, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, रसिया हो, हर किसी के पास जाकर हमने कोशिश की है कि हम एक कंसेंसस बनाएं और विश्व के जितने चैलेंजेज हैं उसको हम एक साथ मिलकर रिजॉल्व करें जी। और इसमें साइंस का भी उतना ही बड़ा योगदान करने की बात भारत करता है, डिजिटल इकोनॉमी की बात करता है, डिजिटल इक्वलिटी की बात करता है। ये सारे मुद्दे जो विश्व के सामने बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, उसका समाधान, मिलजुल कर समाधान भारत इसकी ओर जोर दे रहा है, और इसमें हमारी आशा है कि भारत इसमें सक्षम होगा, सफल होगा। जिस तरह से बहुत सारे मेहमान आज हमारे यहाँ आए हैं और सबका कमिटमेंट ये दिखाता है कि हम मिलजुल कर समस्या का समाधान करें।
ठीक है। आपको ये लगता है कि मिलजुल कर समस्या का समाधान करने की जो तमाम देशों की तरफ से इजहार किया गया, प्रतिक्रिया दी गई है, वो यही दिखाता है, दर्शाता है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एसपी वैद्य साहब, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बड़े देशों के विदेशी नेता जो है पहुंच रहे हैं। ऐसे में चूंकि सुरक्षा सही रहे और किसी तरह की कोई नागहानी सूरत हाल ना हो, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक देश के लिए, खासकर भारत के लिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है भारत की राजधानी में, और मैं समझता हूं पहली बार शायद इतने ग्लोबल लीडर्स दुनिया के हमारी इस वक्त दिल्ली में राजधानी में हैं, तो एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और खासकर भारत जिस खित्ते में रहता है, जहां आपको मालूम है हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, और किस तरह से जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको डिसरप्ट करना चाहती हैं। आपको चाइना का भी नेगेटिव रोल मालूम है। इनफैक्ट चाइना काफी हद तक आइसोलेट हुआ, तो इसीलिए शायद बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके राष्ट्रपति क्यों नहीं आए। असलियत तो वही जानते होंगे। बहुत अहम क्या है कि भारत सबको कंसेंसस के साथ लेके चल रहा है, और पहली बार ये पहली बार कोशिश हुई है कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने के लिए भारत कोशिश कर रहा है, और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभरा है। तो दुनिया का जो 60-70% पॉपुलेशन है वो ग्लोबल साउथ में रहती है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो पहली बार ग्लोबल साउथ के लिए भारत, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन हो या साउथ अमेरिका हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भारत पहली बार कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूं ये बहुत अहम है। और भारत, जैसे आप जानते हैं, मेरे से पहले भी बोल रहे थे कि हम पूरी दुनिया को अपना वासुदेव कुटुंब मानते हैं। हम सेल्फिश नहीं है। जिस तरह चाइना ने जो कोविड हुआ उसका फायदा लेने की कोशिश की, बहुत सारे देशों ने कोशिश की, लेकिन भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी के उनकी अध्यक्षता में पूरी दुनिया को फ्री में वैक्सीन बांटी। तो भारत सबको अपना एक परिवार का, अपने कुंबे का हिस्सा मांगता है। तो वासुदेव कुटुंब जो हमारी वो है, वो एक थीम है जिसको दुनिया समझ रही है कि किस तरह से भारत सबको लेकर। इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थी, कितनी दुनिया का हिस्सा वहां रहता है, उनको साथ लेकर और ग्लोबल साउथ की आवाज भारत। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ के हवाले से काफी चर्चा होने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि चीन और भारत में जो होड़ मची हुई, इस पर भी सवाल लेना लाजमी हो जाता है। मैं लौटूंगी राजन साहब आपके पास। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आशा जाहिर कर चुके हैं कि ये जो 2 दिन की बातचीत है वो काफी सार्थक चर्चा होने वाली है। मैं आशा जाहिर करता हूं सभी की निगाहें इस समिट पर, इस G20 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई हैं। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस इवेंट को? सना, ये जैसे आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण ये इवेंट है, और जैसे सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि भारत जो था, जिसको साउथ ईस्ट एशिया या इस प्रकार का जो है माना जाता था कि ये वही क्या एक देश है, आज हम जो है एशियन जो है रोल से हम ग्लोबल रोल की तरफ बढ़े हैं। और आज हर दृष्टि से, चाहे इकोनॉमी की बात है, चाहे डिप्लोमेसी की बात है, चाहे टेररिज्म से लड़ने की बात है, आज भारत का प्रमुख रोल है। और यहां तक जबकि दुनिया में कुछ 2 प्रकार की सोच, वर्टिकल जिसका डिवीजन है, या तो हमारी तरह जियो, नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं। तो उस दृष्टि से भारत जो है, जो जिसकी फिलॉसफी ये है कि वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस प्रकार की फिलॉसफी, जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री जी ने कहा है वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वो जो एक फिलॉसफी है भारत की, जी जियो और जीने दो जिसको कहते थे, मैं कहता हूं कि जियो तो और मिलके जिए, इस प्रकार की जो फिलॉसफी है उसको शोकेस करने के लिए जो है एक बहुत अच्छा मौका है। और जिस प्रकार से सारे जो 80% इकोनॉमी लगभग जो है 3/4 जो चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला G20 उसके यहां होना, और जिस प्रकार से इसको शोकेस किया गया, मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से कहूंगा, जिस प्रकार से यहां इवेंट हुआ, आज हम देखते हैं कि हमने एक तरफ ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो अपना जो है एक रोल प्ले किया बड़ी एफिशिएंटली, दूसरा कश्मीर के बारे में कई परसेप्शंस थे, उन परसेप्शन को भी बदला है। आज पाकिस्तान जिस तरीके से आइसोलेट हुआ है, चाइना का प्रेसिडेंट वो नहीं आए, उनकी अपनी कोई कह रहे अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उनको भेजना पड़ा। बिल्कुल जो है वो क्या कारण है प्रेसिडेंट शी क्यों नहीं आए, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर को भेजना पड़ा, क्योंकि वो भारत के रोल को अगर वो नहीं आता, जिस प्रकार से जो है कश्मीर में कुछ लोगों ने बाइकआउट किया था, तो वो भी ग्लोबल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में आइसोलेट हो जाता। आज यूएन का जो रोल था, जो लगभग ऐसा माना जा रहा था कि यूएन जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है जो फेल हो चुकी है, हाँ। अगर उसको भी जो है लीड लेने वाला, उसको भी जो है दिशा देने वाला G20 है। राजन साहब, ये देखिए कश्मीर के हवाले से परसेप्शन चेंज होने की बात हुई, क्योंकि G20 समिट की एक बैठक वहां पर भी हुई थी 2 से 3 दिनों के लिए, और अभी एशियन रोल से निर्मल साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ग्लोबल रोल की तरफ भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो अभी चीन और भारत में कहीं ना कहीं ये होड़ मची है कि इसका नेता कौन होगा, और हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नॉर्थ और साउथ के बीच जो खाई रही है वो हमेशा से रही है। राजन साहब जी आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। तो मैं पहले ग्लोबल साउथ का जवाब देता हूँ, फिर ग्लोबल लीडरशिप पे आऊंगा। ग्लोबल साउथ, देखिए ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है 1990 के बाद काफी पॉपुलर हो गया। उससे पहले हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के नाम से जानते थे, लेकिन अभी के टाइम पे जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, खासकर भारत, चीन, ब्राजील इत्यादि, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए। उससे पहले जो परसेप्शन था ग्लोबल साउथ का मतलब हमेशा IMF में लोन के लिए अप्लाई करेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन मांगेगा और उनको मदद देनी पड़ेगी, एड देने पड़ेंगे। अभी का टाइम में ग्लोबल साउथ जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया है, और ऐसा कंसेप्ट है कि राइजिंग इकोनॉमी का कंसेप्ट है। अगर मैं ब्रिक्स उदाहरण के स्वरूप पे ब्रिक्स की बात करूं, तो ब्रिक्स की इकोनॉमी आज के टाइम पे G7 की इकोनॉमी के बराबर हो गई है, और अगर बाकी देशों को उसमें ऐड करते हैं तब तो G7 से काफी आगे निकल गया है। तो ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि राइजिंग इकोनॉमी है, इनका फ्यूचर है, और ये कोई ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, भौगोलिक कंसेप्ट नहीं है, ये भू राजनीतिक कंसेप्ट है। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं ज्योग्राफी के की बात करेंगे तो इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चीन भी ऊपर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन वो ग्लोबल साउथ में नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। तो ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट है। और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जिस ढंग से भारत ने अभी सामने रखने की कोशिश की है, पहले तो G7 की पहले जो ग्लोबल साउथ की समिट इसी साल पहले भारत ने करवाया, वहां पे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष अफ्रीका के बहुत दूसरे देशों के भी आए थे। और उसके बाद अभी जिस ढंग से मुद्दे हैं ग्लोबल साउथ के, क्या क्या मुद्दे हैं उसमें, फूड क्राइसिस का मुद्दा है, एनर्जी का मुद्दा है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा है। अमेरिका भी इसको पुश कर रहा है क्योंकि ग्लोबल साउथ का जो स्पेस है वो ओपन है अभी वहां पे। और किसमें है तो एक G7 कंट्री वहां पे इन्फ्लुएंस अपना रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उनका अभी जो इन्फ्लुएंस है कम होता जा रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन वहां पे लीडरशिप की कोशिश कर रहा है, और भारत भी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे जो स्पेस है, यहाँ देखिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा है, एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है वहां पे ग्लोबल साउथ। तो भारत, क्योंकि वक्त की कमी है, प्रोफेसर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगी। ऐसी बातें हैं जो इस पे सेहत हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। अजिताभ साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो एक आम इंसान है वो ये समझना चाहता है कि G20 से भारत को क्या होगा फायदा। सबसे पहले तो जो हम नए भारत की बात कर रहे हैं जी, एक उभरता हुआ भारत, एक सशक्त भारत, आम जनता में उस पे कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास बढ़ेगा। भारत के राजनेता जिस तरह से आगे बढ़ के दुनिया को रास्ता दिखाने की जो विश्व गुरु का कंसेप्ट है जी, वो कह रहे हैं, जिसको करता हुआ भारत दिख रहा है, इससे आम जनता में
अपने नेताओं के प्रति विश्वास और बढ़ेगा कि हमारे सक्षम लीडर्स हमें, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, पर्यावरण सुरक्षा, आज के डेट में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है। 11 राज्य में गर्मी की वजह से जो स्थिति बनी उस पे, या टेररिज्म की बात करें, हर चीज में भारत अपने आप को एक लीडर के रूप में और एक चीज, एक खास बात यह भी है कि जो भी देश अध्यक्षता करता है इस समिट का, उसे तमाम देशों के साथ एक सहमति बनाना होता है। वो तमाम देशों का चाहता है कि वो एक बात पर सहमति, विशेष सब्जेक्ट पर सहमति बना सके। आपको क्या लगता है कि इस बार भारत किस मुद्दे पर तमाम देशों के साथ विशेष सहमति बना सकता है? देखिए, भारत ने बहुत कोशिश है, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, आर्थिक प्रगति की बात हो, हर चीज में भारत हमेशा कोशिश कर रहा है कि एक कंसेंसस बने और सबको लेके चले। हमने 9 विशेष, जो हमारे खास करके बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे जो हमारे देश हैं जिनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, हमने 9 देशों को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में उनको इन्वाइट किया है कि भाई उनकी भी बात सुनी जाए, उनकी भी बात हम करें। तो अगर आप देखें तो भारत इस तरह से सबको लेके चलने की जो इनकी चाह है, जहां तक सहमति की बात है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं दुर्भाग्य से उस पे हम एक नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो या और क्लाइमेट चेंज की बात हो, उस पे हम दुर्भाग्य से उतना जितनी होनी चाहिए, चाहे वो चाइना की वजह से हो, रूस की वजह से हो, हम उतना कर नहीं पा रहे हैं। बट मेरी उम्मीद है कि हम इस पे एक कंसेंसस लाने में सफल होंगे। ठीक है डॉक्टर एसपी वैद साहब, वो नए भारत की बात हो रही है और न्यू इंडिया की बात हो रही है, जो पहले देश हुआ करता था अब ऐसा नहीं है, पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई है। भारत के हवाले से क्या कुछ खास होगा ये बता रहे थे प्रोफेसर अजिताभ साहब। वो जो मैसेज यहां से जाने की बात हो रही है, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर निर्मल साहब ये कह रहे थे कश्मीर में जब G20 बैठक हुई तो कश्मीर को लेकर जो लोगों का एक नजरिया था वो कहीं ना कहीं बदला, भारत को लेकर नजरिया बदलने की भी बात हो रही है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, देखिए भारत का की तरफ नजरिया दुनिया का बदल रहा है। और जब दुनिया पूरी क्राइसिस में थी कोविड की, देखा कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने मौके का फायदा नहीं उठाया, लोगों को पैसे बनाने की कोशिश नहीं की, अपनी वैक्सीन नहीं बेची, फ्री में वैक्सीन सबको पहुंचाई। तो ये एक ऐसा मुल्क उभर के आया जो दुनिया के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है क्राइसिस में। आपने देखा जब अर्थक्वेक आया टर्की जैसे कंट्री में, जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है, भारत वहां कैसे पहुंचा उनकी मदद करने के लिए एक इंसानियत के तौर पर। इसी तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं कि जहां भारत ने ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए आगे बढ़कर किया। और भारत की हमेशा कोशिश होती है सबको साथ लेकर और आखिरी रिएक्शन में चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, निर्मल सिंह साहब आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहती हूँ। ये जो आपने कश्मीर को लेकर बात कही थी, भारत को लेकर जो दुनिया का नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। इस बैठक, इस अध्यक्षता के बाद आप क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं विश्व के लिए भारत को लेकर? देखिए, पहले हमारे लिए मुद्दे थे जो दुनिया हमें देखती थी, वो है इंडो पाक का रिलेशंस कैसे हैं, टेररिज्म के हवाले से देखते थे, सेपरेटिज्म के हवाले से देखते थे, या यहां पर किस प्रकार से पॉवर्टी एलिवेशन के जो है हम क्या कर रहे हैं उस दृष्टि से देखते थे। आज हमसे काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज जो है आपने कहा कि हम कितनी हद तक जो वर्ल्ड इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो दूसरे उनमें सहमति बना पाएंगे। मैं कहूंगा कि चेयर इंपॉर्टेंट है, सीट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हु सिटिंग इन द चेयर दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने देखा कि अगर रशिया और यूक्रेन की वार को रुकवा के वहां से स्टूडेंट्स को निकालना और उसके तिरंगा लेके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी निकले हैं, तो ये एक मैसेज है। और जिस प्रकार की सहमति जो है हम देखते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी के पांव छू रहा है, कोई कहता है यू आर द बॉस। तो आपको ये कहना है कि भारत को लेकर नजरिया पूरे विश्व का, दुनिया का बदला है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें भारत हमेशा से करता रहा है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर राजन कुमार साहब आपका, और डॉक्टर एसपी वैद साहब आपका, साथ ही साथ अजिताभ साहब आपका भी, और निर्मल साहब आपका भी, अपने अपने रिएक्शंस देने के लिए, प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस डिबेट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।